वेलकम बैक। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं अमित सर। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले 3 वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। तो इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपको ये अच्छा लगता है तो चैनल को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा आपको वह नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे, जिसमें पहला प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया हम लोग खत्म किए थे पिछले लेक्चर में। संयोजन अभिक्रिया क्या था, एक क्विक रिव्यू हम लोग कर लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करता था, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते थे। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया भी है। इंग्लिश में उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कहता है वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में का निर्माण करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए कि इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया, उसमें क्या था कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता था। उसका ठीक विपरीत वियोजन अभिक्रिया है। वह क्या कहता है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक बड़ा सा अणु AB जो है वह टूट के A+B का निर्माण करेगा या और भी कर सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते थे। वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और जब ये A और B मिलके AB का निर्माण करेंगे तब उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते थे। अगला पॉइंट ये है कि वियोजन अभिक्रिया जो है वह ऊष्मा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा एवं विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है। यानी वियोजन अभिक्रिया को कराने के लिए हमको ऊर्जा देना पड़ता है, ऊष्मा देना पड़ता है, ऊर्जा देना पड़ता है। वह 3 रूप में, या तो उसको हम हीट दे दें, या तो उसको हम प्रकाश दे दें, वह भी एक ऊर्जा का ही रूप है, या विद्युत धारा दे दें। अब चूंकि उसमें हम क्या करते हैं बाबू, उसमें हम ऊष्मा देते हैं। तब बताओ, ऐसा अभिक्रिया जिसमें हम ऊष्मा देने का काम करते हैं तो उसको हम ऊष्मा क्षेपी कहते थे, ऊष्मा शोषी कहते थे। अरे जब अभिक्रिया में उत्पाद के साथ अगर ऊष्मा निकलता है तो उसको ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। लेकिन अब जब अभिक्रिया को कराने के लिए हम ऊष्मा देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। इसीलिए अगला पॉइंट है कि जितना भी वियोजन अभिक्रिया है, जितना भी अपघटन अभिक्रिया है, वह क्या होता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। यानी उसमें हमको ऊष्मा देना पड़ता है। वह आप 3 रूप में दे सकते हैं। ऊष्मा डायरेक्ट हीट दे दीजिए, या प्रकाश दे दीजिए, या विद्युत धारा के द्वारा करा दीजिए। बेसिकली इसमें होगा क्या कि एक कोई बड़ा पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूटेगा। तो बताओ, एक बड़ा पदार्थ को तोड़ने के लिए हमको या तो ऊष्मा देना होगा, हीट देना होगा, या विद्युत धारा या प्रकाश की सहायता से हम वो काम कराएंगे। तो जब भी ऐसा काम होगा तो उस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अगला पॉइंट बाबू इसमें क्या लिखा हुआ है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। ये बात सही है कि गलत? आप ही लोग बताओ। अरे 2 मिलके एक का निर्माण तो संयोजन कहलाता था, और एक बड़ा मिलके 2 या 2 से अधिक का निर्माण कर रहा है तो उसको हम वियोजन कह रहे थे। एक दूसरे का क्या हुआ? उल्टा हुआ। तो चलिए अब हम इसके उदाहरण से समझेंगे। परिभाषा क्लियर है ना कि जब एक पदार्थ टूटा 2 या 2 से अधिक पदार्थ में, तो उसको हम क्या कहे बाबू?
वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। चलिए उदाहरण समझते हैं। अगर मान लीजिए, उससे पहले अगर मान लीजिए परीक्षा में पूछा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, परिभाषा दे, तो आप यहां तक लिख सकते हैं। आप चाहे तो ये पॉइंट लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है, अगर नहीं याद है तो मत लिखना, लेकिन याद रहना चाहिए, काहे कि इससे ऑब्जेक्टिव भी उठता है। ठीक है, एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि कहता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है। अरे वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसमें हम उष्मा के द्वारा अभिक्रिया कराएंगे तो उसको उष्मीय वियोजन कहेंगे। कहेगा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या है। अरे जब वियोजन अभिक्रिया कराएंगे लेकिन प्रकाश के द्वारा कराएंगे तो हम उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। कहेगा विद्युत धारा के द्वारा जब कराएंगे तो हम विद्युतीय वियोजन कहेंगे। यानी 3 प्रकार से हम वियोजन अभिक्रिया को बांट सकते हैं, क्या, उष्मीय, प्रकाशीय और विद्युतीय। बात समझ से, वो कोनो अलग प्रकार नहीं हुआ, उसी में हम लोग उसको पढ़ लो। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं उदाहरण। पहला कहता है, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में भी एक बार पूछा है बिहार बोर्ड कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ऐसे पूछ दिया। तो आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म, यानी ये जो बताया है ना, ये तीर का निशान है, इसके ऊपर उष्मा है। आप जानते हैं कंडीशन को ऊपर लिखते हैं, उष्मा लिखना चाहिए, चाहे ये डेल्टा का चिन्ह दे दीजिए, ये बताता है कि उसको हम गर्म कर रहे हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम संगमरमर कहते हैं, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसको हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो आप देखिए एक बड़ा सा पदार्थ टूटा दो यौगिक में, दो यौगिक में ही टूट रहा है यहाँ पर। तो ये किसका उदाहरण हुआ, तो आप कहेंगे कि सर वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया में भी पूछे कि बताओ किस प्रकार का वियोजन। अब चूंकि ये काम उष्मा के द्वारा होता है तो इसलिए हम उसको उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे ना। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है, तो लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा हुआ चूना एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, और नीचे ऐसे समीकरण उसका लिख देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि ये किस प्रकार का उदाहरण है प्रक्रिया का, तो हम वियोजन, अगर वियोजन में भी पूछ दिया किस प्रकार का, तो उष्मा के द्वारा हो रहा है बाबू, तो उष्मीय वियोजन। मुझे लगता है इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसका वियोजन अभिक्रिया का एक एक उदाहरण इंपॉर्टेंट है, तो हम वीवीआई उसमें लगाएंगे नहीं, मान के चलो कि प्रत्येक उदाहरण इसका इंपॉर्टेंट है। दूसरा कहता है जब फेरस सल्फेट, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये FeSO4 7H2O, फेरस सल्फेट, ये 7H2O जो होता है हेप्टाहाइड्रेट होता है, क्या है, इसको हम हरा कशिश भी कहते हैं, हरा तुतिया भी कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। की बात हुआ, जब इसको हम पहले गर्म करते हैं ना, इसको गर्म करते हैं तो इसका जो है पानी का जो अणु, ये 7 गो जो पानी का अणु है वह बाहर हो जाता है, और इसमें जो इसका हरा रंग होता है वह FeSO4 सीधे बच जाता है, सॉलिड अवस्था वाला, उसमें कोई कलर नहीं रहता है। यानी FeSO4 7H2O को जब हम सबसे पहले गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो सबसे पहले वह FeSO4 में बदलता है, और आगे और उसको गर्म करने पर वह क्या, फेरिक ऑक्साइड बोले तो Fe2O3, और क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अरे 2 के लिए डाई यूज होता है, 3 के लिए ट्राई यूज होता है, तो डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। कितना बार एग्जाम में पूछा है कि फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है,
अरे वही होता है, क्या होता है, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए एक बड़ा सा यौगिक को जब उष्मा देते हैं तो ये दो से अधिक यानी 3 नए पदार्थ में टूटा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब चूंकि ये भी काम उष्मा के द्वारा होता है, इसलिए हम इसको भी उष्मीय वियोजन के कैटेगरी में हम रख सकते हैं। यहाँ से इसका कलर ध्यान रखिएगा बाबू, इसका कलर, इसका रंग जो है हरा होता है, और ये जब अभिक्रिया, जब आप मान लीजिए फेरस सल्फेट को ले लिए और उसको गर्म कर रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया पूर्ण हो गया? तो जब अभिक्रिया में उसका रंग पहले वह हरा से रंगहीन हो जाएगा, फिर भूरा रंग बन जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि अभिक्रिया हो गया। और वह भूरा रंग किसका बनने का सूचक है? तो Fe2O3 अर्थात फेरिक ऑक्साइड बन गया हमारा। एग्जाम में पूछा है कि बताओ Fe2O3 का रंग क्या होता है? भूरा होता है। पूछा है कि बताओ FeSO4 को गर्म करते हैं तो कौन कौन गैस निकलता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलता है। हम बोले ना, एक एक उदाहरण इसका इंपॉर्टेंट है, काहे कि वहां से ऑब्जेक्टिव में आगे कंपटीशन आर में भी खूब क्वेश्चन पूछा। आगे आगे चलते हैं। अगला देखिएगा कि तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, भीविया इसमें भी लगाइए, इनफैक्ट सब इंपॉर्टेंट ही है इसमें। क्या कहता है? लेड नाइट्रेट यानी PbNO3। आप देखिए Pb का संयोजकता कितना? 2, और नाइट्रेट NO3 इसका संयोजकता 1। तो क्या बनाएगा? ये ऐसे बनाएगा, तो ये PbNO3 का होल 2, ये 2 पूरे में गुना हो जाएगा, इसलिए होल 2 कहेंगे, यानी इसको हम क्या कहेंगे? लेड नाइट्रेट कहेंगे। कहता है बाबू ये जो लेड नाइट्रेट है वह कैसा होता है? तो वो अपने तो रंगहीन होता है, लेकिन जब उसको गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है? तो आप ये देखिए PbO, यानी लेड, एक अगर 2 रहता है तो डाइऑक्साइड, लेकिन एक एक के लिए मोनो शब्द यूज होता है, तो लेड मोनोऑक्साइड में निर्मल बदलता है। और क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और सीधे डाइऑक्साइड या ऑक्साइड में यानी ऑक्सीजन में बदलता है। यानी लेड नाइट्रेट जो है खुद रंगहीन है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो PbO लेड ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो खुद का उसका कलर क्या होता है? पीला कलर। और ये NO2 का कलर कैसा होता है? भूरा कलर होता है। ठीक है, तो जब आप PbNO3 होगा होल 2 को जब गर्म करेंगे, ये तीन चीज का निर्माण करेगा, PbO, NO2 और O2, जिसमें 2 गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करेगा। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर भूरा कलर होता है, और PbO सॉलिड अवस्था में अब छेप बन जाएगा और नीचे जम जाएगा, उसका कलर क्या होगा? पीला। तो बताओ ये भी काम जो है उष्मा के द्वारा होता है, तो जितने काम हो जाएगा तो उसको उष्मा वाला को हम कौन कहते हैं? वियोजन तो कहबे करते हैं, उसके साथ साथ उष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी। चलिए अगला देखते हैं। जब चौथा एग्जाम्पल हम देखें, जब ये पानी में हम विद्युत धारा प्रवाहित किए, पानी में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित किए तो कैथोड और एनोड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त हो गया। केवल पानी में हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिए। विद्युत अपघटन वही होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना, यानी एक बड़ा से 2 का निर्माण अपघटन होबे किया, वियोजन होबे किया, लेकिन कैसा वाला? विद्युतीय वियोजन हुआ। ये कैसा हुआ? विद्युतीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हुआ, क्योंकि यह वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के सहायता से संपन्न। अगला देखिए, इसी तरह सोडियम क्लोराइड को भी अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे सोडियम क्लोराइड के विलयन में, तो सोडियम और क्लोरीन निकल जाएगा। ये भी विद्युत धारा के प्रेजेंस के कारण जो है ऐसा होता है, इसलिए दोनों अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विद्युतीय वियोजन या विद्युत अपघटन कहेंगे। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे।
जो उष्मा के सहायता से वियोजन होगा, वियोजन मतलब क्या, एक से दो या दो से अधिक में टूटना, सीधा बात। अगर उष्मा के सहायता से तो उष्मीय वियोजन, विद्युत धारा के सहायता से तो विद्युतीय वियोजन, और एक कौन, प्रकाश के सहायता से तो प्रकाशीय वियोजन। इसमें क्या है, वो भी बड़ा काम का चीज है, उसको भी देख लेते हैं। दो ध्यान रखना है, एगो ध्यान रखना है AgCl और एगो ध्यान रखना है AgBr। कितना बार एग्जाम में पूछा है, बताओ AgCl का कलर कैसा होता है और AgBr का कैसा होता है। AgCl का कलर सफेद होता है, लेकिन AgBr का हल्का पीला, पेल येलो, हल्का पीला कलर होता है। ये BPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि टीचर वाला हुआ था ना TRE 3.0, उसमें भी पूछा, बताओ AgBr का कलर कैसा होता है। जी हाँ, आपके NCERT से प्रश्न था, बहुत सारा प्रश्न था। तो AgBr का कलर कैसा होता है, हल्का पीला होता है। चलिए, उसमें जब हम सूर्य के प्रकाश में हम उसको जब छोड़ते हैं, AgCl को छोड़ते हैं, तो Ag और Cl में टूट जाता है, और ये उसका कलर, ये चांदी का जो Ag मतलब चांदी, उसका जो सफेद कलर क्या होता है, धूसर हो जाता है। और AgBr का जब हम सूर्य के प्रकाश में छोड़ते हैं, ये ऐसे है, तीर है उसके ऊपर में है, ठीक है, तो Ag और Br2 में टूट जाता है। तो ये सूर्य के प्रकाश में होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, विद्युतीय वियोजन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, विद्युतीय, प्रकाशीय 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 वियोजन कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और ये दोनों रिएक्शन का काम किसमें होता है, इसका उपयोग होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट यानी श्याम और श्वेत फोटोग्राफी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसमें ये AgBr और AgCl का काम। तो ये टोटल था वियोजन अभिक्रिया। सम अप करें तो वियोजन अभिक्रिया में क्या, एक बड़ा सा पदार्थ AB व K, कितने, दो पदार्थ में कम से कम दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, अल में टूट सकते हैं, अधिक में टूट सकते हैं। और जितना भी एग्जाम्पल, सातों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। और जितना भी वियोजन अभिक्रिया है, सभी के सभी उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। चलिए आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, और उसका क्या नाम है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब विस्थापन अभिक्रिया, आपको नाम से ही स्पष्ट होगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, कि एक को हटाकर एक दूसरा उसके स्थान पे चला जा रहा होगा। अब क्या बात हुआ, कहा कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके उसके स्थान को ले लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसका जनरल बात किया जाए तो मान लो जैसे A है, वह BC मिलके कोई एगो यौगिक बना रहा होगा, तो क्या किया होगा, ये A जो है B को हटा दिया होगा, AC बना लिया होगा, और इधर B को निकाल दिया गया होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन इसमें क्या ये अभी हमेशा होता होगा, क्या ये A B को हमेशा हटा देगा, आप जरा सोचो। यह A तभी B को हटा सकता है जब वह क्या हो, वह B से ज्यादा ताकतवर हो। इसलिए इसमें सामान्य नियम क्या कहता है इसका, कि उच्च सक्रिय तत्व में यानी उसका सक्रियता ज्यादा है, यानी वह ज्यादा मजबूत है, निम्न सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इस प्रकार के अभिक्रिया में आप ध्यान रखिएगा कि जो ज्यादा यहाँ पर जो ये अभिक्रिया हो पा रहा है ना, ये तभी हो जाएगा जब ये A क्या होगा, उच्च सक्रिय तत्व होगा B से, तभी उसके विलयन से हटाएगा। यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ, कोई एगो तत्व जो होता है, दूसरे तत्व एक विलयन में यौगिक का निर्माण किए रहता है, उसके यौगिक से उसके तत्व उसके स्थान से हटा देगा और उसके स्थान पे चला जाएगा। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया नाम देते हैं बाबू। लेकिन ध्यान रखना है कि यह तभी हो पाएगा जब ये हटाने वाला जो है वह मजबूत होना चाहिए। अब आगे आप समझते हैं उदाहरण से, ठीक है।
लेकिन उदाहरण समझने से पहले आपको ये चीज जानकारी होना चाहिए, उदाहरण समझने से पहले ये चीज आप जानकारी लीजिए थोड़ा सा कि कौन ज्यादा मजबूत है, यानी उच्च सक्रियता। एक धातु का सक्रियता श्रेणी आता है जिसको आप अच्छे से याद रखिएगा, तो आपको इस प्रकार की अभिक्रिया को करने में सहायता मिलेगा और मजा आ जाएगा। वह क्या है, वह ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले उच्च अभिक्रिया तत्व को ऊपर लिखेंगे और सबसे निम्न अभिक्रिया तत्व को नीचे लिखेंगे। जैसे सबसे ऊंचा कौन, के, पोटास के, ना के, Mg, यानी सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व पोटासियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। अब इसको ट्रिक से याद रखेंगे, के ना के मांगब, के ना के मांगब, क्या बोले, के ना के मांगब, के ना के मांगब क्या, अल्युमिनियम, के ना के मांगब अल्युमिनियम, के ना के मांगब अल्युमिनियम। ये के क्या हुआ, पोटासियम, ये क्या हुआ, पोटासियम, Na क्या हुआ, सोडियम। लिखते जाएंगे, के क्या हुआ, पोटासियम, Na क्या हुआ, सोडियम, Ca क्या हुआ, कैल्शियम, Mg क्या हुआ, मैग्नीशियम, Al क्या हुआ, एल्युमिनियम। के ना के मांगब अल्युमिनियम। जना, जना मतलब जिंक, जना, Fe, Pb, H। ये वो बाउंड्री लाइन हो गया हाइड्रोजन वाला बाउंड्री लाइन हो गया। क्या एक ट्रिक एक सांस में बोलिए, के नाक मांगब अल्युमिनियम, के नाक मांगब अल्युमिनियम, बोला जना Fe H। अब नीचे में एगो आता है चापा कैटेगरी, नीचे में आता है चापा कैटेगरी। चापा में क्या क्या आता है, तो Cu, Hg, Ag, Ag, Pt और Au। आ गया ना, C मतलब Cu, H मतलब Ahg, A मतलब Ag, P मतलब Pt और A मतलब Au। तो चापा कैटेगरी हाइड्रोजन से नीचे है, Cu, Hg, Ag, Cu, Hg, Ag, Pt, Au। धातु और धातु में फिर से एक बार ये सक्रियता श्रेणी को पढ़ाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों अपना स्थान बदलते रहता है, यानी कभी एक ऊपर एक ऊपर। ये कब होता है, धातु और धातु में हम बताएंगे आपको। यानी Au ऊपर भी रहता है, Pt उसके नीचे भी रहता है। कहने का मतलब ये सब जो है ना, सोना, प्लेटिनम, चांदी, ये सब सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। कॉपर, ये Hg पारा जो होता है, ये Ag चांदी, Pt प्लेटिनम और Au सोना, ये सब जो है ना, ये बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। एक बार फिर से ट्रिक को हम देखेंगे, के ना के मांगब अल्युमिनियम, जना Fe हाइड्रोजन आ गया और उसके नीचे आ गया ये चापा कैटेगरी, उसके नीचे क्या आ गया, चापा कैटेगरी। ठीक है, चापा कैटेगरी सबसे अधिक तत्व के सबसे अधिक अभिक्रियाशील ऊपर वाला। एक बात और ध्यान रखिएगा, बीच बीच में एकाध गो और हम सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखे हैं, बीच बीच में एकाध गो और जो है ना तत्व है। जैसे अगर मान लो कभी बात आ जाए कि क्या पोटासियम से भी एगो और है, लिथियम होता है, अगर लिथियम आ जाए तो सबसे ऊपर होगा। ये सब भी ध्यान रखेंगे, लेकिन ये आप जनरली आपके रिएक्शन में काम आ जाएगा। तो ऊपर वाला, अब देखिए जो ऊपर में है वो अधिक मजबूत, जो नीचे में है वह कमजोर। जैसे अगर हम बात बोले कि बताओ पोटासियम, ये पोटासियम और सोडियम में अधिक अभिक्रियाशील कौन, तो आप कहेंगे कि सर पोटासियम ज्यादा मजबूत और सोडियम कम। अगर वही बात किए कि चलो बताओ सोडियम और अल्युमिनियम में कौन ज्यादा मजबूत और कौन कमजोर, तो ऊपर में सोडियम है तो ज्यादा मजबूत, नीचा में है अल्युमिनियम, ये जकरा नीचा रहा तो कमजोर, सीधा बात। अगर बोले कि आयरन और जिंक में कौन मजबूत है, तो सर आयरन जो है नीचा है, जिंक ऊपर है, तो जिंक ज्यादा मजबूत है, आयरन कमजोर है। ये बात आप ध्यान रखिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा।
चलिए अब उदाहरण को हम समझते हैं, ठीक है। तो जितना भी हम विस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे तो हम वो बात को लिख देंगे। क्या था, बार बार लिखने से याद होता है, के न के मांगब अल्युमिनियम जन FePb H, और फिर चापा कैटेगरी Cu Hg Ag Pt Au। ये ध्यान रहेगा तो विस्थापन अभिक्रिया आप आसानी से बता पाओगे। अब जरा देखिए क्या कहा कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है। अब क्या देखो, एक तत्व है और इसका एगो तत्व अपने यौगिक के रूप में है। अब बात आता है कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई तत्व दूसरे तत्व को यौगिक में से उसको हटाता है और उसके स्थान पे चला जाता है। लेकिन चला तब जाएगा जब ये जो हटाने वाला मजबूत होना चाहिए। तो ये रिएक्शन पहले बाद में सोचेंगे, पहले ये सोचेंगे कि ये आयरन और कॉपर, क्या ये आयरन और कॉपर को हटा पाएगा उसके विलयन से कि नहीं। यहाँ पर देखेंगे, अगर आयरन कॉपर को हटाना चाहेगा, आयरन ऊपर होना चाहिए, कॉपर नीचे होना चाहिए। तो आप कॉपर तो जानबे करते हुए और आयरन कहाँ है, ऊपर है, यानी ये अभिक्रिया होगा, यानी विस्थापन होगा। और आयरन क्या करेगा, ये कॉपर को हटाएगा उसके स्थान पे और FeSO4 और Cu को बाहर निकाल देगा। इस प्रकार के उदाहरण को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को उसके यौगिक से हटाकर उसके स्थान पे खुद चल जाता है या विस्थापित कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि Fe और Cu यहाँ पर दोनों का वैलेंसी 2-2 था, इसलिए इसके फॉर्मूला में चेंज नहीं हुआ, चुपचाप यहाँ पर उसके स्थान पे आ गया। कलर भी ध्यान रखेंगे। अब इसको क्वेश्चन कैसे पूछा है एग्जाम में, बोला कि आयरन की जो है कील को, आयरन का जो कील होता कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डाल देंगे तो क्या होगा। अरे जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ये कॉपर सल्फेट से आयरन हटा देगा, FeSO4 बना देगा और कॉपर को उसके बाहर निकाल देगा। और कॉपर जो बाहर निकलेगा वह हम कैसे समझेंगे कि वह उसको हटा पाया। ये कॉपर जब निकलेगा, कॉपर का कलर रेड ब्राउन यानी लाल भूरा रंग का उस विलयन में हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि हो जाएगा। एग्जाम में जब पूछा गया कि बताओ आयरन को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा, तो फेरस सल्फेट होगा। क्या होगा, आयरन ज्यादा मजबूत है कॉपर से, तो उसके विलयन में कॉपर को हटा देगा और आयरन वहां पर चल जाएगा, यानी FeSO4 का निर्माण करेगा और कॉपर को बाहर कर देगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा या सिंपल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, इसका कलर, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। ब्लू मतलब नीला, नीला कलर होता है। आयरन सल्फेट का जानते हैं आप लोग, FeSO4 वाला का क्या होता है, हरा होता है, पानी दोनों में होना चाहिए, 7H2 5H2 सब, तब वो कलर दिखता है। और आयरन जानबे करते हैं उसका ग्रे कलर होता है, भूरा रंग। अब बात आता है क्या जिंक ये अभिक्रिया करा पाएगा क्या, वही बात लिख देंगे, के मांगब अल्युमिनियम जन FePbH Cu Hg Ag Au Pt, ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, आप बताएं कि दोनों ऐसे वैसे हो जाता है। जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ विलयन अभिक्रिया होगा क्या, होगा कि नहीं होगा। अगर ये होगा तो जिंक को क्या होना चाहिए, कॉपर के ऊपर होना चाहिए। कॉपर के ऊपर जिंक है, इनफैक्ट हाइड्रोजन के नीचे में होता है कॉपर, इसके ऊपर वाला होता तो सब डिस्प्लेसमेंट करबे करेगा। तो क्या कर देगा, ZnSO4 और कॉपर को उसके विलयन से हटा देगा, विस्थापित कर देगा, विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन कर देता कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, Cu को ZnSO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। अब देखिए Cu को ZnSO4, अब तुम कहेगा कि सर CuSO4, तुमको लगेगा कि CuSO4 प्लस Zn सर कर देते हैं, यही तो करते हैं, इसको यहाँ पर लगा देते हैं, इसको बाहर कर देते हैं। जी नहीं, हम देखते हैं कि क्या ये जो इसको हटा रहा है, हटाएगा, यह मजबूत है कि नहीं है। देखिए कॉपर मजबूत होने का मतलब कॉपर ऊपर जिंक नीचा,
कॉपर नीचा है, जिंक ऊपर है, यानी ये अभिक्रिया होगा ही नहीं। बात को समझो, ठीक है, यानी ये प्रकार का अभिक्रिया नहीं हो पाएगा। अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि कॉपर को जिंक सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अभिक्रिया नहीं होगा। अब देखिए ये कहता है कि ये CuCl2 को Pb से अभिक्रिया कराए, वही बात लिखिए। देखिए Pb ऊपरे होता है, Cu आप जानते हैं हाइड्रोजन के नीचे होता है, चापा कैटेगरी वाला, Cu Hg Ag Au P नीचे है, ऊपर में है, कहना कमांगम अल्युमिनियम जना Fe Pb ऊपर में है, तो यह ज्यादा अभिक्रियाशील है, बिल्कुल इसके हटाएगा स्थान पर PbCl2 और Cu को बाहर निकालेगा। ये किस प्रकार का अभिक्रिया, एकल विस्थापन, पहचान लेंगे ना, बिल्कुल पहचानना पड़ेगा आपको। अगला देखिएगा, ये कॉपर Ag को आप हटा पाएगा क्या, देखिए चापा कैटेगरी हाइड्रोजन के नीचे वाला सब क्या सब था, चापा कैटेगरी, चापा यानी कॉपर, Cu, Hg, Ag, Pt और Au यही था। अब कहता है कि कॉपर को हम AgNO3 से मिला रहे हैं बाबू, AgNO3 को क्या कॉपर हटा पाएगा, तो कॉपर हटाने के लिए कॉपर को ऊपर रहना चाहिए और Ag को नीचे, तो बिल्कुल है कॉपर ऊपर है, यानी कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है Ag से, यानी बिल्कुल हटाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कॉपर का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, जबकि Ag का संयोजकता वैलेंसी 1 होता है। देखिए AgNO3 जो बना है, AgNO3 जो बना है बाबू, AgNO3 कैसे बना है, ये Ag प्लस से NO3 माइनस से, यानी इसका Ag का वैलेंसी 1, NO3 का वैलेंसी 1। लेकिन जब कॉपर और नाइट्राइट बनेगा, CuNO3 जब मिलेगा तो कॉपर का तो संयोजकता 2 होता है, इसका 1 होता है, तो क्या बनेगा, CuNO3 का होल 2 बनेगा। बच्चा इसमें गलती करेगा क्या, खाली Cu के Ag की जगह पर हटा देता है और लिख देगा CuNO3, गलत न हो जाएगा, कहा कि कॉपर का संयोजकता 2 है, NO3 का 1 है, तो CuNO3 का होल 2 बनाएगा, ये गलत है, यहाँ गलती से मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना, Ag बाहर निकाल देगा, कहा कि कॉपर ऊपर है, Ag नीचा है। ये किसका उदाहरण है, एकल विस्थापन का उदाहरण है। अरे इतना उदाहरण कौन दे के समझाता है भाई, आप पता कर लेना जितना भी कोचिंग है, इतना उदाहरण देता है क्या। नेक्स्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे, एक तत्व दूसरे के तत्व के विलयन से हटाता था, अब क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। इसका सबसे खास बात क्या होगा कि यौगिक जो होगा ना, जो 2 यौगिक अपने आयनों का क्या करता है, अदला बदली कर लेता है और नया यौगिक का निर्माण करता है, यानी वैसा अभिक्रिया जब 2 यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बाबू, उसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन, आयनों की अदला बदली करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए समझाते हैं आपको, जरा देखिए सोडियम सल्फेट कैसे बना होगा, सोडियम बना होगा Na से और SO4 से, और जानते हैं सोडियम Na प्लस बनता है और SO4 सल्फेट 2 माइनस बनता है, इसका आयन ये है, इसका आयन ये है। बेरियम क्लोराइड कैसे बना होगा, Ba2 प्लस से और Cl माइनस से, बेरियम का संयोजकता 2 होता है तो 2 प्लस, क्लोरीन का 1 होता है तो 1 माइनस, इसका आयन ये है, इसका घटक ये है, इसका घटक ये है। इसी तरह से वह क्या करेगा, अब एगो बात बताओ, वह आयनों की अदला बदली कर लेगा। आयनों की अदला बदली कैसे करेगा बाबू, तो देखो ये प्लस वाला है तो इसके प्लस वाला के क्या चाहिए, माइनस वाला चाहिए, तो माइनस वाला आई दोनों में से बदलना चाहेगा तो कितनी लेगा, ये माइनस वाला लेगा, यानी ये Na जो है इस Cl के जोड़ा में चल जाता है, तो इसका भी संयोजकता एक Na का भी संयोजकता और Cl का, तो ये क्या बना लेगा, NaCl बना लिया। और वहीं ये भी इसका क्या कर लेगा, अदला बदली, ये इसका प्लस इसका माइनस, और कोई भी रासायनिक अभी जो सूत्र लिखते हैं तो पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, यानी BaSO4, कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे SO4 Ba नहीं लिखेंगे, गलत बात, पहले प्लस वाला लिखाता है, यानी बेरियम और फिर सल्फेट SO4,
काहे हुआ, काहे कि दोनों का संयोजकता 2 2 है तो कट जाएगा 1 1। यानी क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए 2 यौगिक था, वो अपने आयनों का अदला बदली नहीं कर लिया, अपना प्लस वाला A माइनस पकड़ लिया, एक पर प्लस वाला I माइनस पकड़ लिया, अपने आयनों की अदला बदली कर लिया, 2 बेर विस्थापन हो गया, इसीलिए तो इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ध्यान रखेंगे बेरियम सल्फेट जो है सफेद रंग का होता है, और ये सिंबल आपको पता है ना, अवक्षेप। अरे जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा एक, उसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, अवक्षेपन अभिक्रिया नाम दे सकते हैं। पूछ दे कि अवक्षेपन अभिक्रिया क्या है, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। देख रहे हैं ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया में हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा जरा सा, क्या हो रहा है AgNO3 में और NaCl क्या अदला बदली कर रहा है, ये Ag ये Cl के साथ मिलके AgCl और ये NaNO3 के साथ मिलके आयनों का अदला बदली कर रहा है। 2 यौगिक 2 से 2 और बना रहा है, लेकिन अपना आयन प्लस माइनस बदल रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया पहचानना। और AgCl आप जानते हैं व्हाइट PPT फॉर्म में रहता है, श्वेत अवक्षेप। कॉपर सल्फेट और H2S, आप देखिए कॉपर जो है सल्फर के साथ मिलकर कॉपर सल्फाइड जो एक ब्लैक PPT होता है, और सल्फेट H2 के साथ मिलकर H2SO4 बना लेगा, अपने आयनों की अदला बदली किया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ भी देखिए PbNO3 का होल 2 और Ki था, ये क्या किया Pb और ये जो है I के मिलके PbI2 बना लिया, और ये PbI2 आप जानते हैं कि पीला अवक्षेप होता है, और ये K जो है पोटासियम इसका, ये NO3 के साथ मिलके KNO3 का निर्माण कर लिया। इसी तरह HCl जो है NaOH, ये H जो है H प्लस में और Cl माइनस में, Na प्लस में और OH माइनस में टूटा, ये प्लस वाला इसके साथ मिलके पानी बना लिया, और NaCl मिलके NaCl बना लिया। तो इसमें आप देख रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली AB और प्लस CD मिलके, AB और CD मिलके क्या बना रहा है, AD प्लस CB का निर्माण कर रहा है। ये काहे कि ये कैटायन होता है, ये एनायन होता है, ये कैटायन होता है, ये एनायन होता है, यानी प्लस माइनस। ये प्लस वाला जो है ये माइनस वाला को पकड़ता है, और ये प्लस वाला माइनस वाला, तो पहले C लिखेंगे प्लस वाला, फिर माइनस वाला लिखेंगे। तो ये इसका जनरल प्रोसेस होता है। तो जब भी इस प्रकार का घटना होगा, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग पढ़े बाबू, उसका एक हम बात बताना चाहते हैं कि क्या, कि अभी तक हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पहला अभिक्रिया हम लोग पढ़े संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या पढ़े, संयोजन अभिक्रिया पढ़े। संयोजन अभिक्रिया में जनरल फॉर्म का बात करेंगे तो क्या होता है, A और B जो है आपस में मिलके एक यौगिक का निर्माण करता है, तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा पढ़े अपघटन या वियोजन अभिक्रिया पढ़े बाबू, वियोजन, वियोजन क्या क्या लिखा, दूसरा क्या पढ़े, वियोजन अभिक्रिया पढ़े, वियोजन अभिक्रिया पढ़े। इसमें क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, एक बड़ा सा यौगिक जो है वह 2 पदार्थ में टूट जाता है, 2 से अधिक भी मिलके एक का निर्माण कर सकता है, और यहाँ पर 2 से अधिक में भी टूट सकता है, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं। तीसरा क्या पढ़े, विस्थापन अभिक्रिया पढ़े बउआ, विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को हम बोले एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा था कि ये एगो तत्व जो है वह किसी के विलयन था, उसमें वह उसके विलयन को हटा देता था और वह उसके जगह चल जाता था। तो इस प्रकार का रूप जहां भी होगा वह एकल विस्थापन। और जबकि द्विविस्थापन में हम लोग क्या पढ़े, द्विविस्थापन में वो क्या हो रहा था कि दूगो यौगिक था, दूगो यौगिक था, अपना आयन का अदला बदली कर रहा था। आयन का अदला बदली, यानी ये प्लस होता है माइनस, ये प्लस होता है माइनस, ये प्लस वाला ई माइनस को पकड़ता था, तो पहले प्लस को लिखते हैं और फिर माइनस को लिखते हैं।
फिर प्लस वाला ई माइनस को पकड़ता है, पहले प्लस को लिखते हैं और फिर माइनस को लिखते हैं। तो इस प्रकार का जो है काम करता था। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, जनरल रूप ये होता है। ये 4 प्रकार का अभिक्रिया हम लोग उसका स्वाहा कर दिए, खत्म कर दिए। और 5वां और अंतिम अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसका क्या नाम है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। वीवीआई है। काहे कि अगला जब क्लास 11th स्टार्ट होगा तो उसमें एगो चैप्टरे है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को मिला देते हैं तो उसी को हम रेडॉक्स कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो जरा देखते हैं क्या हुआ उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। नाम को सबसे पहले पकड़ने का प्रयास करेंगे, काहे कि सबसे ज्यादा नामे में दिक्कत होता है इसका। देखिए क्या है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन को ही हम नाम देते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तीनों एक के बात हुआ। या बोल रहे हैं उपचयन उपचयन उपचयन, और क्या बोल रहे हैं ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण, और इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। तीनों का तीनों नाम क्या है, सेमे है। अब देखो इसको परिभाषित हम बहुत ढंग से कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग में 2 है लेकिन फिर भी हम 3 बता देते हैं। क्या पहला क्या बोला कि अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, देखिए ऑक्सीडेशन में ओ लगल है, यानी जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन का जुड़ना उसका ठीक उल्टा काम करेगा हाइड्रोजन के साथ। 2 तत्व को पकड़ेंगे, एगो ऑक्सीजन को एगो हाइड्रोजन के। अगर ऑक्सीजन जुड़ा होगा जहां तो वहां हाइड्रोजन पक्का हटा होगा, और जहां हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन हटेगा। तो देखो ऑक्सीजन का योग हुआ तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ह्रास होगा। तो हम बोल सकते हैं, एक लाइन में अगर परिभाषा देंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। नहीं तो इसे पॉइंट बना के लिख दीजिए, 3 को परिभाषा लाते लाते। क्या, ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण। और एक ये और है, इलेक्ट्रॉन का हानि क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का हानि भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ोगे, लेकिन ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, ह्रास मतलब क्या, हटना, कमी, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। अब इसका ठीक उल्टा काम क्या होगा, अपचयन में होगा। उपचयन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा। उपचयन में क्या हुआ, इस सब में क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना, और किसका हटना, हाइड्रोजन का हटना। इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगला ठीक है, उदाहरण, ऑक्सीकरण का उदाहरण हम लोग अब समझते हैं। यहां पर देखिए ये कॉपर था, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इसको जरा सा हम इधर ले आते हैं, ठीक है। इसको हम यहां पर ले आते हैं, आपको जरा देखिए, उदाहरण इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ध्यान रखिएगा इस उदाहरण को। ये जो बुआ कॉपर है, ये कॉपर है, तांबा जिसको आप कहते हैं, कॉपर को ही क्या कहते हैं आप, तांबा कहते हैं, तांबा, कॉपर। इसको जब हम ऑक्सीजन से संयोग कराते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ये कॉपर में अकेले था कॉपर, इसमें कॉपर जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, यानी ये कॉपर से कॉपर ऑक्साइड हो गया, यानी ये कॉपर से क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, यानी कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है।
यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हुआ, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ। और कॉपर का ऑक्सीकरण किसमें हुआ, तो कॉपर का ऑक्सीकरण Cu से CuO में हो गया, कॉपर का ऑक्सीकरण कॉपर से कॉपर ऑक्साइड में हो गया। और ये ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है, कॉपर का अपना कलर होता है ब्राउन, भूरा कलर होता है, वह किस में बदल जाता है ऑक्सीकरण होने के कारण, काला, काला हो जाता है। जब तांबा को आप छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन से संयोग करके वह काला बन जाएगा, काला हो जाएगा। क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीकरण हो जा रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ाव हो जा रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ने से कॉपर ऑक्साइड बना दिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से देखिए मैग्नीशियम को हम जलाए थे ना, तो दरअसल Mg के साथ ऑक्सीजन जोड़े थे, यानी Mg से भी MgO का निर्माण, ऑक्सीजन Mg से MgO का निर्माण, ये भी क्या हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया था, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया। जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, उपचयन कहते हैं। अगला यहाँ ये दूसरा नंबर उदाहरण था। ये तीसरा नंबर उदाहरण अगर हम देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, H2S है, H2S और Cl2 मिला, HCl और S बनाया। यहाँ पर जरा देखिए, इस H2S में क्या था, H2S था, लेकिन यहाँ पर देखिए इधर क्या हो गया, ये H2S से S में कन्वर्ट हो गया, यानी इसमें क्या घट गया ना, कुछ हाइड्रोजन हट गया। अरे या तो ऑक्सीजन कोई पदार्थ में जुड़ जाए या कोई पदार्थ से हाइड्रोजन हट जाए, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। यहाँ भी क्या हो रहा है, H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरह देखिए NH3 अमोनिया था ना, अमोनिया का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो N2 बदल गया, यानी NH3 का ऑक्सीकरण N में हो गया, यानी यहाँ से भी हाइड्रोजन हट गया, तो हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन, उपचयन को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन। बोलिए कोई दिक्कत, आगे एक प्रश्न है, अभी हम क्वेश्चन जो किए उसी के आधार पर है। क्या बोला, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो बताइए वह तत्व X क्या है, और वह काला रंग का जो यौगिक बना उसका भी नाम बताओ। अब ये न बताए हैं कि कॉपर था, कॉपर था, इसको ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं तो क्या CuO बन जाता है, तो Cu का अपना कलर क्या है, भूरा है, और वह क्या बन जाता है, काला बन जाता है। तो वही न बोला कि भूरा रंग का चमकदार तत्व X था, इसको वायुमंडल में छोड़े तो वह काला रंग का हो गया, तो X क्या है, तो X हमारा कॉपर है सर। और ये काला पदार्थ क्या है, तो सर वह पदार्थ CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, इसको हम लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट, ऑक्सीकरण खत्म, अब ऑक्सीकरण और क्या था, अपचयन, उपचयन। इससे पहले हम देखिए, अब आप कंफ्यूजन होगा, अभी हम लोग क्या पढ़े, उपचयन पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे अपचयन, पढ़ेंगे अपचयन, अपचयन पढ़ेंगे। अभी क्या था, उपचयन। ये देखिए ये क्या था, उपचयन को हम क्या कहते थे, ऑक्सीकरण कहते थे, इसको क्या कहेंगे, अपचयन का अवकरण कहेंगे, अवकरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। बाबू जब ये सब में उपचयन में ऑक्सीकरण में क्या होता था, सर ऑक्सीजन का जुड़ना था और हाइड्रोजन का निकलना था, इसका ठीक उल्टा होगा। अपचयन में, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ा था, अपचयन में ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन हटा था, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। सिंपल बात है। तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या योग, अपचयन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या कमी, अपचयन, और इलेक्ट्रॉन वहां लॉस हुआ था, यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, प्राप्ति होगा, तो क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या हुआ,
H2 जो है Cl2 से रिएक्शन किया, HCl बनाया। तो यहाँ पर देखिए Cl यहाँ पर अकेले था, लेकिन यहाँ देखिए Cl के साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन इस Cl में जुड़ गया, यानी यहाँ Cl2 का Cl2 में हाइड्रोजन जुड़ के HCl बनाया, यानी Cl2 का क्या हो गया, अपचयन हो गया। अपचयन हो गया। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ा, ऑक्सीजन हटा। तो दोनों में से कोई एगो काम होना चाहिए, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन हट जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ के HCl बना लिया, अर्थात Cl2 का अपचयन HCl में हो गया। और उदाहरण देखिए, और उदाहरण यहाँ पर देखिए, H2 प्लस I2 HI, यानी I2 के साथ H का जुड़ना, यानी I2 का अपचयन हो गया। H2 प्लस O2 H2O, यानी ऑक्सीजन यहाँ अकेले था, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी O2 का अपचयन हो गया। यहाँ हाइड्रोजन क्या था, H2 था, सॉरी ये N2, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी नाइट्रोजन से NH3 बन गया, यानी नाइट्रोजन का अपचयन हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएं, ये इसको गर्म करेंगे तो कॉपर और H2O में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जरा, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर कॉपर बचा, यानी कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया। कोई भी चीज से ऑक्सीजन हटना, अपचयन। तो यहाँ पर Cu का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक उसी प्रकार ZnO से Zn बन गया, यानी ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। तो ये का ठीक है। अब बताइए, ऑक्सीकरण और अपचयन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।